दोस्तों, वैसे अभिनय करने की जो प्रवृत्ति है वो हर इंसान में जन्म से ही होता है। इसलिए आपने सुना भी होगा कि हम सब अभिनेता हैं, हम सब एक्टर हैं। लेकिन अवस्थाओं का सही सटीक अनुकरण करना ही अभिनय कहलाता है, जिसको संस्कृत में कविराज विश्वनाथ साहित्य दर्पण में लिखते हैं कि भवेद अभिनयो अवस्थानुकारः, यानी अवस्थाओं का सही सटीक अनुकरण ही अभिनय है। भरत मुनि नाट्यशास्त्र में कहते हैं कि अभिनय शब्द णी धातु में अभि उपसर्ग लगने से बना है, जिसका उद्देश्य होता है किसी भी शब्द के भाव को मुख्य अर्थ तक पहुंचा देना, अर्थात दर्शकों या सामाजिकों के हृदय में भाव या अर्थ से अभिभूत करना। अभिनय का मूल ग्रंथ नाट्यशास्त्र को माना जाता है, जिसकी रचना भरत मुनि ने की। आज के इस वीडियो में हम नाट्यशास्त्र की ही बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये एक हिंदुस्तानियों में खास तौर पे गलतफहमी है कि बाहर का जो अभिनय है वो हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है, इसलिए उनको ऑस्कर मिल जाता है, हमारे देश के फिल्मों को यहाँ जो काम होता है वो थोड़ा कमतर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए हम नाट्यशास्त्र, जो दुनिया का सबसे प्राचीन अभिनय का ग्रंथ है, इससे प्राचीन कोई ग्रंथ नहीं है पूरी दुनिया के इतिहास में मैं बात कर रहा हूं, इसलिए ये बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो आज इस बारे में हम बात करेंगे। भारत पर विदेशी आक्रांताओं और औपनिवेशिक शासन के बाद हर चीज को पाश्चात्य के नजरिए से देखने की प्रवृत्ति बढ़ती चली गई। तो अभिनय को लेकर भी हम पाश्चात्य और पश्चिमी देशों पर बहुत ज्यादा आश्रित हो गए। हमें अपनी चीजों से ज्यादा पश्चिम का चकाचौंध पसंद आता है। और उसी समय दोस्तों ये धारणा आई कि पश्चिमी शिक्षकों और अभिनय पर शोध करने वाले, उनमें हमसे ज्यादा अभिनय का ज्ञान है और वो हमसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। और वो भाषा सिर्फ एक माध्यम होता है, ये समझने की आवश्यकता है कि किसी भी चीज को बताना है या कम्युनिकेट करना है तो भाषा सिर्फ एक माध्यम है, उसका स्टैंडर्ड से रिश्ता या कोई रिलेशन नहीं है। जैसे अंग्रेजी को लेके एक मान्यता है कि इंग्लिश फिल्में जो अंग्रेजी में बनती हैं, क्योंकि भाषा का हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ट्यून किया हुआ है, हम भारतीयों के दिमाग में, कि अंग्रेजी भाषा सर्वश्रेष्ठ है हमारी भाषाओं से, इसलिए उनकी फिल्में जो हैं वो बहुत हाई लेवल की, स्टैंडर्ड हाई होता है। सिर्फ भाषा है इंग्लिश और कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्ड का जहां तक सवाल है, हमारे हिंदुस्तान में भी एक से एक बेहतरीन फिल्में बनती हैं, बनती आई हैं, बनती रहेंगी। टेक्निकलिटीज का जहां तक सवाल है, डेफिनेटली चूंकि फिल्म मेकिंग जो है वो टेक्निकल बहुत ज्यादा होता है और टेक्निकलिटीज की शुरुआत पश्चिम देशों से ही हुआ, इसलिए वहां की फिल्में ज्यादा अच्छी क्वालिटी की बनती हैं। और धीरे धीरे वो टेक्निकलिटी जो हमारे यहाँ भी आ रहा है, तो हम उसको अडेप्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से हमने अडेप्ट किया है। तो मैं उसी भाषा की बात कर रहा था। अगर हम नाट्यशास्त्र को सही से पढ़ें तो पता चलता है कि अभिनय को हमारे यहाँ सिर्फ मनोरंजन या पैसा कमाने का साधन नहीं माना जाता, बल्कि हमारे आध्यात्मिक विकास में या आत्मचिंतन में या ईश्वर ज्ञान के साधन के रूप में भी इसको देखा जाता है। इसलिए जैसे अब एक्टिंग में आपने देखा कि नॉर्मल पेशा नहीं है। अभिनय में ऐसा नहीं होता कि आपने कोई कोर्स कर लिया और आपको नौकरी लग गई, तो ये नहीं है। तो अभिनय में बेसिकली बहुत ज्यादा आंतरिक यात्रा है। जब आप किसी कैरेक्टर पर भी काम करते हैं ना, तो बाहरी यात्रा नहीं होती, उसकी उस कैरेक्टर की को पहुंचने के लिए, उस कैरेक्टर तक पहुंचने के लिए आपको आंतरिक जर्नी, आपकी इंटरनल जर्नी करनी पड़ेगी। और जैसे इंटरनल जर्नी की बात होती है तो वहां आध्यात्म की बात होती है, और फिर वो ईश्वर चिंतन या ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भी ये माना जाता है। भरत मुनि ने अभिनय को 4 भागों में बांटा है: आंगिक, वाचिक, आहारी और सात्विक अभिनय। आइए सबसे पहले हम आंगिक अभिनय की बात करते हैं। आंगिक अभिनय का अर्थ होता है शरीर, मुख और चेष्टाओं से कोई भाव या अर्थ प्रकट करना। सिर, हाथ, कटी, वक्ष, पार्श्व और चरण से किया जाने वाला अभिनय आंगिक अभिनय। आंख, भौं, अधर, कपोल, ठोड़ी से किया जाने वाला अभिनय उपांग अभिनय कहलाता है। शरीर की विशेष चेष्टा के द्वारा किया गया अभिनय चेष्टाकृत अभिनय के अंतर्गत आता है। जैसे लंगड़े, कुबड़े या बूढ़े की चेष्टाएं दिखाकर अभिनय करना, यह चेष्टाकृत अभिनय कहलाता है। दोस्तों, ये सभी अभिनय विशेष रस भाव या संचारी भाव से किए जाते हैं। भरत मुनि के अनुसार मुखराग से युक्त शारीरिक अभिनय थोड़ा भी हो
तो उससे अभिनय की शोभा दुगुनी हो जाती है। ये मुखराग है जैसे स्वाभाविक, प्रसन्न, रक्त और श्याम। ग्रीवा या गर्दन का अभिनय विभिन्न भावों के अनुसार 9 प्रकार का, दृष्टि के 36, आंख के तारों के 9, पुट के 9, भौहों के 7, नाक के 6, कपोल के 6, अधर के 6, ठोड़ी के 8, 13 प्रकार का संयुक्त हस्त अभिनय, 24 प्रकार का असंयुक्त हस्त अभिनय, 64 प्रकार का नृत्य हस्त अभिनय, 4 प्रकार का हाथ के कारण का अभिनय, वक्ष के 5, पार्श्व के 5, उदर के 3, कटी के 5, उरु के 5, जंघा के 5 और पैर के 5 प्रकार के अभिनय बताए गए। दोस्तों, भरत मुनि ने विस्तार से गति के अभिनय का भी वर्णन किया है कि किस भूमिका के व्यक्ति की मंच पे किस रस में कैसी गति होनी चाहिए, किस जाति, आश्रम, वर्ण और व्यवसाय वालों को रंगमंच पर कैसे चलना चाहिए और रथ, विमान, आरोहण, अवरोहण, आकाशगमन आदि का अभिनय किस गति से करना चाहिए। गति के ही समान आसन या बैठने की विधि भी भरत मुनि ने विस्तार से बताई। उन्होंने अभिनय का ऐसा विस्तृत विवरण दिया है कि अभिनय के संबंध में संसार में किसी भी जो है देश में अभिनय कला का वैसा सांगोपांग निरूपण नहीं हुआ है। सांगोपांग मतलब संपूर्ण, परिपूर्ण जब जो विवरण होता है। अब आइए सात्विक अभिनय की बात करते हैं। दोस्तों, सात्विक अभिनय उन भावों का वास्तविक और हार्दिक अभिनय है जिन्हें रस सिद्धांत वाले सात्विक भाव कहते हैं और जिसके अंतर्गत स्वेद, स्तंभ, कंप, अश्रु, वैवरण्य, रोमांच, स्वरभंग और प्रलय की गणना होता है। इनमें से स्वेद और रोमांच को छोड़कर शेष सबका सात्विक अभिनय किया जा सकता है। अश्रु के लिए तो विशेष साधना की आवश्यकता होती है क्योंकि उसकी सिद्धि भाव मग्न होने पर ही होती है। अब आइए वाचिक अभिनय की बात करते हैं। दोस्तों, अभिनेता रंगमंच पर जो कुछ मुंह से कहता है वह सभी वाचिक अभिनय कहलाता है। साहित्य में हम लोग व्याक्तता वाणी ही ग्रहण करते हैं, लेकिन नाटक में अव्यक्तता वाणी का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे चिड़ियों की बोली, सीटी देना इत्यादि। ये सब वाचिक अभिनय में आते हैं। भरत मुनि ने वाचिक अभिनय के लिए 63 लक्षणों का और उनके दोष गुण की विवेचना की है। वाचिक अभिनय का सबसे बड़ा गुण है अपनी वाणी के आरोह अवरोह को इस तरह से साध लेना कि कहा हुआ शब्द या वाक्य अपने भाव और प्रभाव को बनाए रखे। वाचिक अभिनय की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जवनिका या पर्दे के पीछे से भी कोई बोले तो उसकी वाणी सुनकर उसकी मुख मुद्रा या भाव भंगिमा का अंदाजा लगाया जा सकता और उसकी आकांक्षा का ज्ञान भी किया जा सके। अब दोस्तों, हम लोग चौथे यानी आहारी अभिनय की बात करते हैं। आहारी अभिनय नेपथ्य में होने वाले अभिनय की सहायता में किए जाने वाले काम से माना गया है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में सबसे विचित्र प्रकरण है चित्रा अभिनय का, जिसमें उन्होंने ऋतुओं, भावों, अनेक जीवों, देवताओं, पर्वतों, नदियों, सागर आदि का अनेक अवस्थाओं और प्रातः, सायं, चंद्र, ज्योत्सना आदि के अभिनय का वर्णन किया गया है। यह समूचा अभिनय विधान प्रतीकात्मक है और यह प्रतीक यूरोपीय प्रतीकाभिनयवादियों की तरह नहीं है। नाट्यशास्त्र में केवल नाट्य रचना के नियमों का आकलन नहीं होता, बल्कि अभिनेता, रंगमंच और प्रेक्षक इन तीनों तत्वों की पूर्ति के साधनों का विवेचन भी होता है। दोस्तों, नाट्यशास्त्र के 37 अध्यायों में भरत मुनि ने रंगमंच, अभिनेता, अभिनय, नृत्य, गीत, वाद्य, दर्शक, दशरूपक और रस निष्पत्ति से संबंधित सभी तथ्यों का विवेचन किया है। दोस्तों, नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटकों का मुख्य उद्देश्य ऐहिक जीवन की नाना वेदनाओं से परिश्रांत जनता का मनोरंजन करना है, जो देव, दानव एवं मानव समाज के लिए आमोद प्रमोद का सरल साधन है। शिलाली एवं कुशाश्व द्वारा संकलित नाट्य संहिताएं आज उपलब्ध नहीं है। केवल भरत मुनि द्वारा प्रणीत ग्रंथ ही उपलब्ध हुआ है, जो नाट्य शास्त्र के नाम से प्रचलित है। इसका प्रणयन संभवतः कश्मीर भारत में हुआ। नाट्य शास्त्र का रचना काल, निर्माण शैली और वही साक्ष्य के आधार पर ईसा पूर्व 2री शताब्दी के लगभग स्थिर किया जा सकता है, यानी नाट्य शास्त्र की रचना 2री ईसा पूर्व में
जो है वो किया गया था। अब आप समझ लें कि दुनिया में कहीं भी कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जो दूसरी शताब्दी के आसपास का हो, तो इसलिए दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो नाट्य शास्त्र है। और इसमें जिस तरीके से अभिनय की चर्चा है, या जिस तरह से संगीत की चर्चा है, जिस तरह से नृत्य की चर्चा है, बहुत ही विस्तार से लिया है, और उसमें चारों वेदों से कुछ कुछ उठा के डाला गया है। चलिए दोस्तों, आशा है नाट्य शास्त्र को लेकर जितनी भी आपकी जो भी आपके जो है प्रश्न होंगे या जो भी आपके सवाल होंगे, उसका हमने कहीं उत्तर दे दिया होगा। ज्यादा और जानकारी चाहिए तो नाट्य शास्त्र पीडीएफ में उपलब्ध है, आप उसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं ऑनलाइन भी, या ऑफलाइन किताब भी खरीद सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल स्वांगीय परफॉर्मर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि स्वांगीय परफॉर्मर हमारे नाटकों से रिलेटेड और अभिनय से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए ही हमने बनाए हैं, और उस पर लगातार हम वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे।